हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन और आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां थी वो मैंने कुछ शक्तियां आपको पार्ट 1 में प्रोवाइड करा दी है और जो बाकी शक्तियां बची है, उनके क्षेत्राधिकार बचे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। और अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसे वॉच कीजिए, जिससे कि आपको जो सही क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं, जो मेन शक्तियां हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इससे पहले मैंने आपको 3 पॉइंट्स करवा दिए थे। तो अब आता है कि अपने निर्णय के पुनर्निरीक्षण का अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उन्हें बदलने का भी अधिकार है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उनका निर्णय सही नहीं है तो वो उस पर पुनर्विचार कर कर भी उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे आप एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। राजस्थान राज्य में सज्जन कुमार से संबंधित मुकदमा था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन जब 1967 में गोलकनाथ मुकदमे की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन फिर क्या हुआ, 1973 में फिर केशवानंद भारती मामला आया तो उसमें यह कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो आप देख सकते हो कि 1967, 1973 और उससे पहले भी इसके अंदर जो मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधनों की बात की गई, तो जिसके अंदर चेंजेस एक बार किए गए, एक बार नहीं किए गए, फिर किए गए। तो ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों पर विचार नहीं कर सकती, तो वह अपने दिए गए निर्णयों पर भी पुनर्विचार कर सकती है। तो अगर हम बात करें अभिलेख न्यायालय की, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, तो सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो भी कार्यवाही होती है या जो भी इनके जजेस ने निर्णय दिए हैं उनको प्रकाशित किया जाता है और देश के समस्त न्यायालयों में यह निर्णय न्यायिक दृष्टांत के रूप में स्वीकार करने पड़ते हैं। यानी जितने भी हाई कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो इन मुकदमों की स्टडी करते हैं और उसी के अनुरूप ये कार्य करते हैं। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय का अपमान करने के दोष में सजा दे सकता है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी को भी न्यायालय का अपमान, अगर कोई भी व्यक्ति है जो न्यायालय का अपमान करता है तो उसको भी सजा दे सकता है। तो अब आती है मुकदमों को स्थानांतरित करने की शक्ति। कई बार ऐसा होता है कि एक मुकदमा है जिसको लोग हाई कोर्ट में पसंद नहीं कर रहे, तो उसको दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। तो इसे जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो एक नई धारा जोड़ी गई थी 139A। उसके अंदर ये कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलवाने के लक्ष्य में एक उच्च न्यायालय का मुकदमा दूसरे उच्च न्यायालय में भी भेज सकते हैं, जिससे कि जो मुकदमे हैं उनमें देरी ना हो। और यह भी देखा जाता है कि अगर किसी उच्च न्यायालय में कोई मामला सार्वजनिक हित से संबंधी है और कोई महत्वपूर्ण कानूनी मुकदमा भी इसके अंदर आता है, तो वे सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करके उस मामले को उच्च न्यायालय से मंगवाकर सर्वोच्च न्यायालय में भी वो निपटा सकते हैं। तो अब है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालयों की कार्यवाही और कार्यविधि को नियमित करने के लिए नियमों का निर्माण करने की शक्ति भी प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत न्यायालयों की कार्यवाही तथा कार्यविधि को नियमित करने के लिए समय समय पर नियमों को बनाने की शक्ति दी गई है। तो इसके अंदर जब 42वां संशोधन किया गया तो उसके अंदर नई उपधारा को शामिल किया गया है। और अगर हम इनके विविध कार्यों की बात करें तो इनको कुछ शक्ति भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। वो अपने जो पद के अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं और यह नियुक्ति वे स्वयं या संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से कम कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय देश के अन्य न्यायालयों पर शासन करता है
वो यह चेक करता है कि जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य सभापति को हटाने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति तभी ऐसा करेगा जब सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय दे देंगे कि यह एक अपराधी घोषित है जांच पड़ताल के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय क्या दे कि राष्ट्रपति का जो ये चुनाव हुआ है ये संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ तो उसी को मानना पड़ेगा, और इसके लिए आप कहीं पर भी कोई भी अपील नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये लास्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो आप सभी को पता है कि जो उच्चतम न्यायालय की स्थिति है वह कैसी है। ये एक प्रभावशाली अंग माना जाता है, इसको आप पॉइंट्स में लिखना। तो उच्चतम न्यायालय को अन्य देश की भांति ज्यादा शक्तियां दी गई है। तो ये कई जो लेखक है, राइटर है, वो अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भी इसको अधिक शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वे जानते थे कि हमें कार्यपालिका और विधायिका के अंडर में अगर न्यायपालिका आ गई तो देश अच्छे से नहीं चल पाएगा और न्यायपालिका निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगी, बिना डरे काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने इसको उससे अलग रखा और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय समस्त देश में सभी न्यायालयों और सरकारी अंगों पर लागू होते हैं और इससे कई मामलों पर अपील सुनने की शक्ति प्राप्त है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें, वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वो संविधान की रक्षा करता है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय की है वह भी उसको बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। और आपको मैंने बता ही दिया है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह क्या शक्ति होती है। तो इसके अंदर क्या आता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर आता है कि कोई भी अगर लगता है कि कोई कानून है, कोई नियम है जो ठीक से वर्क उस पर नहीं किया गया, तो उसको देखने के लिए दोबारा से चेक किया जा सकता है, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो आपके पॉइंट्स थे ये मैंने आपको करा दिए हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई परेशानी होती है समझ ना आने में तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको कोई और स्टडी मटेरियल पे कुछ टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है KS क्लासेस, तो उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आती है और कुछ बच्चे जो लास्ट तक मेरी वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे मेरा ये कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।